नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुसुया शर्मा एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ। हमने पहले अपने 2 वीडियो में कार्य सरकार के जो अंग थे उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे न्यायपालिका का अध्ययन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका के गठन और शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की जो संख्या वो कितनी होगी, तो जब अपना सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था उस समय 8 थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य। उसके बाद 2008 में इसकी संख्या बढ़ाकर 31 कर दी, 30 + 1, और वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या है 34, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और सामान्यतः अपने यहाँ ये प्रावधान है कि जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसी को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो जो मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। योग्यताएं क्या है न्यायाधीशों के लिए? सबसे पहले तो वो ही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रह चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की राय में वो एक पारंगत विधिवेता हो। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं उन सबको शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति करवाता है। कार्यकाल होता है इनका 65 वर्ष, लेकिन ये समय से पूर्व त्यागपत्र भी दे सकते हैं और महाभियोग के द्वारा उनको हटाया भी जा सकता है। इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं और ये समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं कि इनको कितने वेतन भत्ते मिलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, मतलब अपील सबसे अंत में हम यहीं कर सकते हैं। अब इसका हम क्षेत्राधिकार देखते हैं। सबसे पहले है इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको हम मूल क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। अनुच्छेद 131 में यह कहा गया है कि यदि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विवाद हो या दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उस विवाद पर निर्णय करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। ये इसका एकांतिक अधिकार है। इसे हम विशेष मूल न्याय क्षेत्र अधिकार भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के विवादों का निपटारा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। दूसरा है इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब नीचे की जितनी अदालत के जो फैसले दिए गए हैं उन फैसलों के विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अपील को हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जैसे संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं, दीवानी मामलों में अपील कर सकते हैं, आपराधिक मामलों में अपील कर सकते हैं और कई बार विशेष अनुमति द्वारा भी हम इसमें अपील कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा क्षेत्राधिकार है वो है रिट क्षेत्राधिकार। मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो अपने यहाँ उच्चतम न्यायालय है, वो एक तरह से अपने मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है। तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिनमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरा उत्प्रेक्षण, चौथा प्रतिषेध और 5वां अधिकार परीक्षा। इन 5 रिट के माध्यम से व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने से रोका जा सकता है। इसके अलावा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार दिया गया है कि कोई भी मान लो संवैधानिक कोई मामला हो, कोई संधि समझौते या इससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो उस पर राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। लेकिन यहाँ ये अपने को ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए मना भी कर सकता है और राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो उनकी सलाह मान भी सकता है और यदि राष्ट्रपति चाहे तो मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, इनकार भी कर सकता है। अब एक प्रश्न आता है अपने यहाँ कई बार कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय कैसे है? अभिलेख न्यायालय है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में वर्णित है।
अभिलेख निर्णय का अर्थ होता है कि इसके जितने भी निर्णय हैं वो अभिलेखित होते हैं, मतलब लिखे हुए होते हैं, और इनको हम सब जगह साक्षी के रूप में भविष्य में काम में लिए जा सकते हैं। जो नीचे की अदालत है वो इसके निर्णय को साक्षी के रूप में भविष्य में कोई यदि वाद हो तो उसमें निर्णय के रूप में काम में ले सकती है। दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना करने पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है। तो ये थे अपनी सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगले अध्याय में हम किसी एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।